नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे ज्वेलरी मार्केट्स की, क्योंकि अब जैसे ही हम अगस्त में जाते हैं फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस भी इस समय पर हैं और काफ़ी हद तक जो शादियों का सीज़न है वो भी यहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो ज्वेलरी मार्केट्स इसके लिए कितना तैयार हैं, प्राइसेस में क्या वॉलेटिलिटी है, उसके क्या इम्पैक्ट रह सकते हैं, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से अब आगे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर चीनी मिल्स का, उस पर भी होगी नजर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अंगारा के फाउंडर एंड CEO अंकुर डागा हैं, श्री रेणुका शुगर्स के डायरेक्टर अतुल चतुर्वेदी, NSMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। और चीनी की बात यहाँ पर पहले कर लेते हैं। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एंड 500 मिल्स 14 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन, पहले तो आप इसे कैसे होता हुआ देखते हैं और क्यों ये करने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि 14 दिन के अंदर ये सारे इंस्पेक्शंस हो जाएं। मेरा मानना ये है कि ये रैंडम होगा और टारगेटेड होगा, सिलेक्टिव होगा। अक्रॉस द बोर्ड करना एक थोड़ा सा फिजिकली इट विल बी अ डेफिनेट चैलेंज। मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट जो है इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि जो P2 में जो रिपोर्ट होती है और फिजिकल में बाय एंड लार्ज इज इट ऑल राइट और नॉट। And secondly, they also want to give a message कि भाई अब जरा play by the rules. This could be the message that the government wants to give. But definitely it's going to be a challenge कि इतने कम समय में ये सारी चीजें। पर मेरा मानना ये है कि बाय एंड लार्ज इंडस्ट्री रूल्स सारे फॉलो करती है और इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ आने जाने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट का इतना जबरदस्त कंट्रोल है। एक तो जो फिजिकल का मूवमेंट होता है वो फिर उसको वो GST से भी कोरिलेट करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इट इज समथिंग कि बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे कुछ हो रहा होगा। इक्का दुक्का कोई अगर इंडस्ट्री कर रही होगी, कोई मिल कर रही होगी, तो दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। तो मैं समझता हूँ ये बस एक कोई उसमें एकेडमिक एक्सरसाइज रहेगी। अतुल जी, मेरी बात इस्मा और फेडरेशन दोनों से हुई है। दोनों की एक मीटिंग भी शायद यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ हुई थी। उन्होंने शायद उन्हें कन्विंस भी किया था कि इनफ शुगर है और ये शायद एनॉमली है जो हमने प्राइसेस में सडन यहाँ पर इंक्रीज आता हुआ देखा है। उसके 10 दिन के बाद हम ये नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं। एक तो शायद सरकार कन्विंस नहीं हुई है जिस तरह, और आगे ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन है, शुगर की रिक्वायरमेंट आगे जाकर रहेगी। आपको लगता है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट गिविंग अ मैसेज, जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट परहैप्स इज आल्सो एंश्योरिंग कि फेस्टिवल सीजन के लिए इनफ शुगर है? देखिए, एक चीज को जो हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो ये कि वी हैव गॉन मैसिवली रॉन्ग इन आवर एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप। एंड इतना जबरदस्त क्रॉप का वो है, अगर क्रॉप का एस्टिमेशन इतना गड़बड़ नहीं होता तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता। तो एक बात तो तय है कि जो नॉर्मल जो कंफर्ट लेवल है गवर्नमेंट के हिसाब से, दैट इज अबाउट 6 मिलियन टन एट द एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अभी जो हम लोगों के बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस हैं, अभी तक का जो ट्रेड फ्लोज रहे हैं उसके बेसिस पे, तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को द स्टॉक लेवल्स कुड बी एनीवेयर बिटवीन 3.5 to 3.75। बट ये भी सफिशिएंट है। मैं नहीं समझता दिस इज एनी कॉज फॉर अलार्म। अक्टूबर मंथ जरूर थोड़ा सा टाइट रह सकता है, बट तभी भी 3.5 मिलियन टन हिंदुस्तान का कंजम्पशन मंथली नहीं है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि FMCG कंपनीज और इंस्टीट्यूशनल बाइंग विच इज ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 65% जो मंथली कोटा होता है या कंजम्पशन होता है, वो लोग अपनी बाइंग को थोड़ा डेफर करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस आए। हाँ, प्राइसेस जरूर थोड़े बहुत एलिवेटेड रहेंगे, क्योंकि जब सामने एल नीनो भी है, बरसात पानी थोड़ी पैची रही है, तो जो भी इसमें इस प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है तो ही वुड लाइक टू ट्रेड फ्रॉम द लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड से तो नहीं ट्रेड करना चाहेगा। तो उसको आप कह लीजिए, मतलब अगर उसको आप होर्डिंग कहिए या कुछ भी कहिए, थोड़ा बहुत बाजार टाइट रहने चाहिए। और दूसरा मेरा ये मानना है कि ये बाजार जो हैं 4-5 रुपए बढ़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज एडिबल ऑयल में देखिए, आप तो एडिबल ऑयल भी ट्रैक करती हैं,
वहाँ 125 रुपए वाला तेल आज 160-170 हो गया, 150 हो गया, उसमें कोई हल्ला नहीं है। गेहूं भी तेज है, सारी देखिए कमोडिटीज बाय एंड लार्ज तेज है। तो मैं नहीं समझता कि ये इससे 4-5 रुपए की तेजी इज एनी कॉज ऑफ अलार्म। अतुल जी, दूसरी चीज़ यहाँ पर एथनॉल डाइवर्जन को लेकर है जो हमने ईयर ऑन ईयर यहाँ पर कम होता हुआ देखा है, और जिस तरह से शुगर की स्थिति है एज ऑफ नाउ, और ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रायोरिटी ऑफ कोर्स फूड रहेगा एंड फ्यूल बाद में ही आएगा। एथनॉल एल निनो वाला साल है, ईल्ड्स को लेकर चिंता रह सकती है। हम एक स्मॉलर स्टॉक के साथ अगले साल में जा रहे हैं, शायद हम नया सीज़न थोड़ा जल्दी शुरू करें, मिड अक्टूबर एंड ऑफ अक्टूबर की यहाँ पर बात की जा रही है, वीज़ा वी पोस्ट दिवाली जो हम यूजली आता हुआ देखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ईयर आपको लगता है एथनॉल डाइवर्जन इस साल से भी थोड़ा गिरता हुआ नजर आएगा? आपने एक चीज को मिस कर दिया, वो एग्रेसिव सोशल मीडिया जिसने एथेनॉल को इतना बड़ा विलेन बना दिया है बेमतलब का। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि फॉर द टाइम द गवर्नमेंट जो इरादा रहा होगा कि इसका एक्सपेंशन करें एथेनॉल का 20 से 22 या व्हाटएवर, वो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत अभी हाल फिलहाल बैक बर्नर पे चला जाएगा। और जहां तक शुगर का डाइवर्जन का सवाल है, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से विल प्रोबेबली मतलब दे माइट नॉट बी दैट एग्रेसिव एज फार एज ट्रांसफरिंग शुगर इनटू एथेनॉल। और दूसरा एक और चीज है कि आज अगर ये गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं करती एथेनॉल का, तो इंडस्ट्री को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा एथेनॉल ज्यादा बनाने में। क्योंकि आज अगर 43-44 रुपए किलो एक्स फैक्ट्री चीनी बिक रही है, शक्कर बिक रही है, और एथेनॉल का दाम ट्रांसलेट इनटू समथिंग लाइक 37 रुपीज अ किलो, तो हु इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड? तो शुगर मैं समझता हूँ अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाए तो शुगर के एथेनॉल विल बी अ बिट ऑफ अ कैजुअलिटी। ऑलराइट अतुल जी, एक फाइनल सवाल दें ना, और आपने जैसे कहा कि प्राइसेस नीचे गिरेंगे, ऐसा नहीं लगता है। एक एलिवेटेड रेंज में यहाँ पर रहने की उम्मीद है। क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी आगे जाकर? आगे जाने का मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो अक्टूबर तक की कर रहा हूँ, नवंबर ऑनवर्ड्स की नहीं। बाजार जो है ये मैं समझता हूँ नॉर्थ समझ लीजिए 45 रुपए की रेंज की बट एक ईयर ऑफ देर, एंड वेस्टर्न इंडिया कर्नाटका महाराष्ट्र ऑल्सो अराउंड 44 और 45 की रेंज में। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा इस लेवल से तेजी नहीं आ जाए, बट बाजार डेफिनेटली एलिवेटेड तो रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे मार्केट्स, ऐसा अपना मानना है। पॉइंट टेकन। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक सरकार का कदम है, अतुल जी फील्स की मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर इन सम सेंस इंडस्ट्री को, जिस तरह से वेरिफिकेशन यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक क्लोजिंग स्टॉक की बात है, सरकार के कंफर्ट लेवल से काफ़ी कम है। अगले साल देखना होगा किस तरह के नंबर्स निकल के आते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसी के बाद यहाँ पर कितना एक्सपोर्ट, वेदर और नॉट, एथनॉल डाइवर्जन, वेदर और नॉट, वो सारी की सारी चीज़ें ऑफ कोर्स बाद में आती हुई नजर आएंगी। फेस्टिवल सामने है और इसी वजह से सरकार काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोएक्टिव मेजर्स भी लेती हुई नजर आ रही है। वेल, ये तो बात हुई शुगर की फेस्टिवल सीजन से पहले, लेकिन एक और बहुत बड़ा सेगमेंट है जो फेस्टिवल सीजन को देख रहा है, वो है गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी। अंगारा के फाउंडर एंड सीईओ अंकुर डागा अब हमारे साथ हैं। अंकुर, नमस्कार, शुक्रिया आपके समय के लिए। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री एज ए स्टैंड्स राइट नाउ? वॉलेटाइल गोल्ड प्राइसेस हैं, लेकिन एक रेंज में हैं, $4,000 नीचे में, 4100 ऊपर में, लार्जली इसके बीच में। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल मार्केट्स को रिएक्टिंग टू दीज प्राइसेस? आई थिंक अगर पिछले साल में देखें तो 35% बढ़ा है गोल्ड, स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। जो रीजन से बढ़ा है वो आई थिंक सस्टेन होएंगी। आई थिंक जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। जो अपना जो इंडिया का कंज्यूमर में देख रहे हैं, जब भी गोल्ड 10% से बढ़ता है, यूनिट वॉल्यूम 15 से 20% कम हो जाती है। लेकिन जब यूनिट वॉल्यूम कम होती है फिर भी बढ़े हुए गोल्ड पर रहते हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड प्राइसेस का। जैसे ही स्टेबलाइज करते हैं, बाइंग वापस रिटर्न हो जाती है। हमको ये दिखा है कि जितना गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर भी हमारे लिए ज़्यादा बढ़ रहा है, और 9 कैरेट गोल्ड भी बहुत बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है जैसे गोल्ड प्राइसेस एस्केलेट हो रही है। अंकुर, आप गोल्ड एंड ज्वेलरी में तो काम करते ही हैं, आप सिल्वर में भी करते हैं। रिसेंटली इवन एज सिल्वर की हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, आपने इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। गिवन द फैक्ट कि भावों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्या इसका इम्पैक्ट या पॉजिटिव्स आपने बाजार में आते हुए देखे?
आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कंज्यूमर बिल्कुल ट्रस्ट करे हमको, एंड सो प्रोएक्टिवली हमने ये मेजर लिया है BIS सर्टिफिकेशन का। आई थिंक लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे सिल्वर प्राइसेस और बढ़ेंगी, आई थिंक सिल्वर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि कस्टमर को पता है कि हम बिल्कुल जेन्युइन चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये। अंकुर, आप हमेशा से यहाँ पर कलर जेम्स के चैंपियन रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर डिमांड आता हुआ देखते हैं? आई रिमेम्बर जब हमारी पहले बार बात हुई थी तो आपने कहा था एक बहुत स्मॉल सेगमेंट है शायद कलर जेम्स, क्या वहाँ से हमने और पेनिट्रेशन बनता हुआ देखा है? एज ऑफ नाउ मार्केट को कैसे आप आंकेंगे? आई थिंक इंडिया में पिछले साल में पूरी इंडस्ट्री को देखे तो 30% बढ़ा है कलर जेमस्टोन, एंड आई थिंक कंटिन्यू रहेगा ये। अभी फिलहाल 2.5% ऑफ द इंडियन मार्केट कलर जेमस्टोन होगा, तो बहुत छोटा हिस्सा है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट सुपर हाई है। कोइंसिडेंटली हमने जैसे यूएस में 2005 में जब लॉन्च करा था, तो बिल्कुल सेम ट्रेजेक्टरी दिखी थी कि छोटा बेस था बट ग्रोथ बहुत फास्ट थी, और यही ट्रेजेक्टरी हमको इंडिया में अभी दिख रही है। जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, अगर 2026 में अपन देखें तो करीबन 15% ऑफ यूएस मार्केट कलर जेमस्टोन है, तो हो सकता है कि 2040 तक इंडिया में भी सिमिलर सा स्टोरी हो कि वो 15% ऑफ ओवरऑल मार्केट रहे। आई रिमेम्बर अंकुर, आपने ये भी कहा था कि एक जेमस्टोन इंडेक्स आप लेके आ रहे हैं, हैव यू बीन एबल टू डू दैट? और दूसरा ये क्या बाजार, क्योंकि हम गोल्ड को, सिल्वर को, इन सम सेंस डायमंड को भी एक एसेट क्लास के तौर पर देखते हैं, क्या लोगों ने, बायर्स ने यहाँ पर जेमस्टोन्स को एक एसेट क्लास की तरह समझा है? वो शिफ्ट डेफिनेटली हुआ है। तो हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल डायमंड्स में जो बिक रहा है हमारे लिए लैब ग्रोन बिक रहा है, जो कलर स्टोन में बिक रहा है वो प्राइमरली नेचुरल बिक रहा है। अगर अपन दुनिया के सारे ऑक्शन हाउसेस देखें, सदबीज, क्रिस्टीज, बॉनम्स, जो डिमांड डायमंड में होती थी अब ज्यादातर कलर में शिफ्ट हो गई। ऑल्सो कलर में अप्रिसिएशन अपने को बहुत दिख रहा है अक्रॉस जेमस्टोन, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, तो वो ट्रेजेक्टरी तो फिर भी अब सस्टेन हो रही है, एंड आई थिंक कंटिन्यू होएगी फ्यूचर में कि बढ़ते जाएंगे प्राइसेस जेमस्टोन्स के। लैब ग्रोन जैसे आपने कहा काफ़ी पिकअप हो रहा है, आपके लिए एक अच्छी मार्केट भी है, किस तरह की डिमांड या वहाँ पर है फॉर व्हाट टू बिगिन विद? और दूसरा, क्या आप कहेंगे अब प्राइसेस यहाँ पर सेटल होते हुए नजर आए हैं, लोगों में अवेयरनेस है, एक बाइंग परचेजिंग बैक है? हाँ, तो आई थिंक प्राइसेस अब जाके सेटल हो रही है एटलीस्ट लैब ग्रोन डायमंड्स में। जो नेचुरल डायमंड्स में रफली हाफ हुआ है पिछले 5 साल में, अब वो भी स्टेबलाइज हो गई, और लैब ग्रोन प्राइसेस भी लगभग स्टेबल हो गई ओवर टाइम। सो आई थिंक दोनों मार्केट्स बहुत अलग हैं, बट दोनों की प्राइसेस अभी थोड़ी सी स्टेबल नजर आ रही है फ्यूचर में भी, और अभी भी हो गई है। जिस तरह का वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है अंकुर, और साथ ही साथ यूएस टैरिफ्स की बात फिर से निकलने लगी है, कैसा इम्पैक्ट उसका देखेंगे? तो अभी जुलाई 24 को ही अनाउंस हुआ है नए यूएस टेरिफ्स, वो 10% है इंडिया के लिए, जो कोइंसिडेंटली लास्ट टाइम भी 10% थे। इंटरेस्टिंगली जैसे थाईलैंड हुआ, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज हैं जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, उनकी 12.5% हो गई, तो अब इंडिया को एडवांटेज है एक्सपोर्ट में बिकॉज उनकी टैरिफ्स औरों से कम है। एंड आई थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म ये 10% से रहने वाला है फ्यूचर में, तो अपने को एडवांटेज वो मिलेगा ओवर टाइम। एंड ओवरऑल इंडियन ज्वेलरी मार्केट्स आप कैसे देखते हैं अंकुर? किस तरह की ग्रोथ, कैसी डिमांड पैटर्न्स शिफ्ट होते हुए, जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, जैसे आपने कहा फ्रॉम 22 टू 18, 14, 9 कैरेट की अब यहाँ पर बात होने लगी है? हाँ, तो आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन अगर अपन इंडियन मार्केट को देखें, 2026 में इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट। लगभग 400 बिलियन का ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट है, उसमें 100 बिलियन ऑलरेडी इंडिया हो गया है, और इंडिया की ग्रोथ रेट रफली 7% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रफली 5.5% है, तो इंडिया फास्टर ग्रो कर रहा है। आई थिंक जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट अपन देखने वाले हैं वो डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स में ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा कंपेयर टू गोल्ड। अभी फॉर एग्जांपल 85% ऑफ डिमांड इंडिया की गोल्ड ज्वेलरी में है, वो कम होते जाएगी, एंड डायमंड एंड कलर स्टोन बढ़ते जाएगा एज गोल्ड गेट्स मोर एक्सपेंसिव। डायमंड का वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा कीमती हो जाता है, और कलर का भी कीमती हो जाता है एज दैट हैपेंस। सो जो जैसे अपन यूएस में देखते हैं, वैसे ही अगर 15 साल फास्ट फॉरवर्ड करें, इंडिया का भी मार्केट हमको लग रहा है वैसे ही जाएगा। अंकुर, साथ ही साथ ऑफ कोर्स जो भी कुछ यहाँ पर ज्वेलरी में निकल के आता है इज एसोसिएटेड विद विमेन इन सम सेंस, लेकिन मेन ज्वेलरी मार्केट आप कहेंगे ये भी बढ़ रही है? हाँ, ये भी इंडिया में 30 से 35% बढ़ रही है, और वर्ल्ड वाइड भी बढ़ रही है। यूएस में सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ दिख रही है। इंटरेस्टिंगली हिस्टोरिकली इंडिया में मेंस के ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप निज़ाम का कलेक्शन देखिए फॉर एग्जांपल,
एंड सो आई थिंक इन सब कड़े पहनते हैं, यहाँ पर बहुत लोग कड़े पहनते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजी की वजह से रिंग्स भी पहनते हैं, तो अपने कल्चर में डीपली इंग्रेन्ड है ये। एंड अभी छोटा बेस है, बट आई थिंक ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। 30 से 35% जो लास्ट ईयर देखा वैसे ही चलने वाला है। एंड कोइंसिडेंटली जैसे शाहरुख खान ने अभी मेट गाला में लास्ट ईयर ज्वेलरी पहनी थी कलर की, तो ऐसे हमको लग रहा है कि ये भी ऐसे जो टेलमेंट्स है ये प्रोवाइड कर रहे हैं फर्दर ग्रोथ फ्यूचर में। अंकुर, अब आगे जाते हुए किस तरह के ट्रेंड्स आप बनता हुआ देखेंगे? क्या कंज्यूमर बाइंग इवॉल्व होती हुई नजर आई है? क्या बाजार नियर सेटलिंग है या फार फ्रॉम सेटलिंग है? क्या ये वॉल्टिलिटी हम लगातार बनता हुआ देखेंगे? कैसे देखते हैं आप बाकी का 2026? आई थिंक अपने को जो कंटिन्यू करेंगे, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो 18 से 14, 14 से 9 गोल्ड में ये दिखेगा अपने को। आई थिंक क्लियरली बाइफर्केशन होएगा मार्केट में। वेरी हाई एंड में एक्सपेंसिव परचेस में 18 और 22 फिर भी दिखेगा, और लोअर एंड में अपने को 9 कैरेट ज्यादा दिखेगा। सिल्वर कंजम्पशन भी इंक्रीज होएगा। ऑल्सो अल्टरनेटिव मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल लेदर, सिल्क, ये भी टेक ऑफ करेंगे ओवर टाइम, इवन एज सिल्वर गेट्स मोर एक्सपेंसिव। तो वो भी चेंज अपने को नजर आ रहा है कि अभी होने वाला है ऐसा। एक फाइनल क्वेश्चन है अंकुर, ओमनी चैनल अब आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है फ्रॉम बीइंग ऑनलाइन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? इंडिया में जैसे आपने ब्रिक एंड मॉर्टर किया, अब ये किस तरह से आपको लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक? सो इंटरेस्टिंगली अभी हमारी ग्रोथ रेट इंडिया में लगभग 235% है पर ईयर। वी प्रीटी हैप्पी विद दैट। तो अपन ने डिसीजन लिया है कि अभी ऑफलाइन को होल्ड ऑफ करेंगे। इवन दो इंडिया में ऑफलाइन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ऑनलाइन में ही ग्रोथ दिख रही है। Okay. तो आई थिंक 5 साल या 10 साल फॉरवर्ड देखें तो आई थिंक जो पेनिट्रेशन ऑनलाइन का हुआ है यूएस यूरोप में, वो ही हमको नजर आ रहा है इंडिया में भी होएगा। तो जो हमारी इनिशियल हाइपोथेसिस थी कि ऑफलाइन इंडिया क्रिटिकल है, वो थोड़ी सी हमारे लिए चेंज हो रही है, और हम जो ऑनलाइन ग्रोथ है उस पर pretty खुश हैं फिलहाल। ऑल राइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। अंकुर डॉग एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तमाम ट्रेंड्स और किस तरह के पैटर्न्स हैं और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या हैं यहाँ पर मार्केट पर, उसके ऊपर भी बात करने के लिए। था एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हैं। वंदना नमस्कार, कैसे देखती हैं सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि 3 हफ्ते की तेजी के बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली इस वक्त हम देख रहे हैं, क्लियरली नॉट एब्सोल्युटली ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइंस, जिस तरह से यहाँ पर कच्चा तेल रिएक्ट करता रहा है, लेकिन 90 के नीचे के कारोबार अब यहाँ से क्या देखेंगी? जी मनीषा नमस्ते। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड करेक्शन जो है वो आता हुआ देख सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि करेक्शन और यहाँ पे ड्यू नहीं है, लेकिन एक बारी $81 से लेके एक बारी $78 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ज्यादा करेक्शन की उम्मीद इसलिए मुझे नहीं लग रही है क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट से थोड़ा डिकपल हमारा जो फिजिकल मार्केट है वो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम जो है डीजल प्राइसेस में भी बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पे है। तो एक 78 से $81 का रेंज मुझे लग रहा है नाइमेक्स में। और अगर एमसीएक्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 7700 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। तो वो अलार्मिंग होता है, $100 के पास जाना, $95 के पास जाना, और वहां से कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट हर बारी निकल के आती है। तो वही चीज यहाँ भी हुआ है और मुझे लग रहा है कि एक बारी 75 के पास जाएगा तो मुझे लग रहा है कि फिर से जो स्टेटमेंट है वो चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कंप्लीटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे यहाँ पे मार्केट मूव करती हुई नजर आ रही है। Oh well, absolutely. और इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा सोने चांदी पर भी आता हुआ नजर आया है। निचले स्तरों से वंदना खरीदारी जरूर लौटी है, लेकिन ये एक और एरिया है जो बहुत नैरो रेंज में भटकता हुआ नजर आया है। जी। और मनीषा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ले रही है कमोडिटी, और जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ के साथ एक मतलब ब्रेकआउट की तरह होता है, लेकिन अभी अर्ली होगा ये बोलना कि यहाँ पे ब्रेकआउट की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसा बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सबसे पहले बधाई हो कि बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था बिफोर एड। तो मुझे लग रहा है कि एक तो हमारी जो ज्वेलरी बाइंग है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईटीएफ बाइंग भी बढ़ रही है। और अभी जो जुलाई महीने में हम लोगों ने देखा है कॉमिक्स में फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों में वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 4215 ये एक लेवल है, वो अगर क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है तो नेक्स्ट हम 4400 तक का लेवल जो है आता हुआ देख सकते हैं। और अब जो हम पहले बात करते थे कि 3850 का एक सपोर्ट जो है वो दिख रहा है, वो थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम आउट ऑफ वर्ड्स हैं गोल्ड के मामले में, लेकिन 3900 के करीब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो सपोर्ट है वो हायर साइड शिफ्ट हो रहा है डेफिनेटली। तो एक बारी अगर मैं अपने बाजार की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ता हो सकता है कि 1,48,000 तक के लेवल्स जो है वो आता हुआ दिखे, अगर यहाँ पे एफओएमसी से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के ना आए। पॉइंट टेकन। ये तो बात हुई सोने की, और चांदी में अब यहाँ पर क्या देखेंगे, क्योंकि अगर सोना 1.5% चढ़ा है तो चांदी 3%।
जी और चांदी का रिएक्शन तो क्रूड को लेके भी ज़्यादा होता है। जब क्रूड मतलब बढ़ती है तो चांदी ज़्यादा गिरती है। जब क्रूड में फॉल आता है तो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड चांदी में हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा एक बाउंस आता हुआ देखा है। एक बारी $61 को क्रॉस करने के बाद मुझे $64 का एक लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने बाज़ार में एक बारी 2,30,000 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है और ये अगर टाइम ज़ोन में देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आ सकता है और वेडनेसडे मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे बिफोर फेड मीटिंग हल्का-सा एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकता है क्योंकि बिफोर फेड मीटिंग यहाँ पे पोज़ीशंस जो हैं वो मतलब वाइंड अप हो सकते हैं। वंदना, साथ ही साथ जिस तरह का मॉनसून अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, बारिश है अक्रॉस पैन इंडिया, यहाँ पर बारिश देखने को मिली है, लेकिन बाजार ये सारी एल निन्यो की रिपोर्ट से काफ़ी डरा हुआ है। लगता है कि अगस्त में शायद बारिश यहाँ पर फिर से नहीं होगी। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स 15% की डेफिशिएंसी यहाँ पर। कैसे देखती हैं मॉनसून और साथ ही साथ रिलेटेड एग्रीकल्चर स्पेस? मैं सोयाबीन और शुगर के चार्ट्स को देख रही थी क्योंकि रीजंस तो सबको पता है कि फर्टिलाइजर से लेके सारे इनपुट कॉस्ट जो है जो हमने यूक्रेन वाले समय में देखा था वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है लेकिन यूक्रेन वाले समय में मिसिंग था एल नीनो। इस टाइम ये एक प्रीमियम है कि एल नीनो भी यहाँ पे अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन में भी मुझे लग रहा है कि भले ही थोड़ा सा फॉल अभी आता हुआ दिखाई दे दे 6600 अगर मैं इंदौर स्पॉट की बात करूं तो मुझे लग रहा है वहां तक एक बार ही आ सकता है मतलब करेक्ट होके। लेकिन प्राइसेस इस सीजन में बिफोर अक्टूबर एक बार या अक्टूबर तक एक बार ही 8000 जाने की कोशिश करेगा क्योंकि बहुत बड़ा अपना एक कंसर्न रहता है। शुगर प्राइसेस भी मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक बार अपसाइड देखते हुए 4500 से 4700 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये बड़े बड़े एसेंशियल कमोडिटीज पे तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हम लोगों ने छोटी कमोडिटीज में स्पाइसेस में इनफैक्ट मिंथा में हम लोगों ने मूव आता हुआ देखा। तो हायर साइड हर करेक्शन पे एग्री में एक हायर साइड जो स्ट्रैटेजी है वो बनती हुई नजर आ रही है। ऑल राइट वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। तो वेल, चाहे नॉन एग्रो है या एग्रो है, काफ़ी एक्शन सभी जगह यहाँ पर होता हुआ नजर आया है और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वंदना ने आपके साथ शेयर की ही हैं। पर इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बन रही रही है CNBC आवाज़ पर।